मैं इस अवसर में मार्क्सवाद एक चिंतन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो कुछ विचार थे मार्क्सवाद में, तो मैं अंबेडकर के चिंतन मार्क्सवाद के विषय में उस विषय में मैं बात करूंगा आपसे। मैं कोशिश करूंगा अपनी बात जल्दी ख़त्म करने की और बहुत कुछ विशेष इम्पोर्टेंट बात ही ज़्यादा टाइम लेने की कोशिश नहीं करूंगा। तो आज 5 मई है। 5 मई का कार्ल मार्क्स का जन्म है। मैं उनके जन्मदिन के अवसर में उनको अभिवादन करता हूँ और उनके कुछ विचारों को किस प्रकार से वो हमारे देश के लिए उनकी जो थ्योरी है कंफर्टेबल है और किस अनुसार नहीं है। बहुत सारे लोग भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है उसको कुछ लोग कार्ल मार्क्स से जोड़ा जाता है और कुछ लोग ये बोलते हैं कि कार्ल मार्क्स के विरोधी थे डॉक्टर अंबेडकर, और कुछ लोग ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद सिद्धांत है उस सिद्धांत को साम्यवादी विचारधारा के लोग ले करके और वहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लगा करके प्रतिमा को राजनीतिकरण करते हैं। और उसके बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मार्क्सवादी के विरोधी थे। तो उसका मैंने काफ़ी कुछ अपने अनुसार जो अध्ययन किया, ढूंढा, तो उसमें से ये पाया मैंने कि 8 सितंबर से 17 सितंबर तक 1943 तक चले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन वर्कर्स के अध्ययन के शिविर में समापन समारोह में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहाँ पर अपना अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं और वो मार्क्स का जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र था उसके समर्थन में बोलते हैं। और वो ये बोलते हैं कि जो मजदूरों को उत्थान के लिए उन्होंने दिया, मजदूरों के उत्थान के लिए मजदूरों को कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का अध्ययन करना चाहिए। और वो उनकी ज़्यादातर जो लाइनें हैं वो भारत के लोगों के लिए ही हैं। तो उन्होंने कहा भारत के लोगों ने उतना अध्ययन नहीं किया मैनिफेस्टो का जितना कि भारत के लोग राजा रानियों की काल्पनिक कहानियों में समय व्यतीत किया। तो कुछ लोगों का कहना है कि इसका मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतना विरोधी नहीं थे। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक किताब लिखी है जातियों का उच्छेदन। वहाँ पर भी उन्होंने एक वर्णन किया है साम्यवाद का किस प्रकार हमारे देश में समायोजन हो सकता है और किस अनुसार नहीं हो सकता है। तो उसी के अनुसार मैंने कुछ जो अध्ययन किया, तो वहाँ पर अगर ये कहा जाए अंबेडकर ने कि कार्ल मार्क्स का वो पूर्ण रूप से विरोध करते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। और यह भी अगर कहा जाए कि कार्ल मार्क्स का वो पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं तो वह भी बिल्कुल गलत है। यानी कार्ल मार्क्स की जो सैद्धांतिक थ्योरी थी, साम्यवादी थ्योरी थी, भारतीय समाज के परिवेश से बिल्कुल फिट नहीं बैठती, क्योंकि कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वह आर्थिक आधार पर है और आर्थिक आधार पर वो समाज को समानता लाने की बात करते हैं। लेकिन हमारे देश में जो समाजों का बटा हुआ रूप है वह आर्थिक आधार पर नहीं है, वह जातियों के आधार पर है। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह बात समझते हैं लोग, पढ़ते हैं, लेकिन जो समाजवादी विचारक लोग होते हैं, और यहाँ से मैं थोड़ा सा जो आरक्षण प्रणाली है उसको भी मैं फोकस करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान इसीलिए नहीं किया कि हमारे देश में जो समाज की असमानता है वो आर्थिक आधार पर नहीं है, क्योंकि साम्यवादियों के अनुसार यह बात स्थापित हो रही कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, जो कि यह बिल्कुल ही गलत है।
क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जिंदगी सिर्फ अर्थ ही नहीं होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है साम्यवादियों की विचारधारा के अनुसार। फिर कहते हैं वो कि संपत्तिक शक्ति ही एकमात्र शक्ति है, संपत्तिक शक्ति ही एकमात्र शक्ति है। इस बात पर संपूर्ण मानव समाज मानने को तैयार नहीं है। यानी संपत्ति ही मानव की सारी शक्ति है। मानव समाज, भारत का स्तर पर मैं सारी बातें प्रस्तुत करूंगा कि मानव समाज इन सारी बातों को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि साधु महात्माओं का जो सर्वसाधारण पर जो शासन होता है वह इस बात को स्पष्ट करता है कि सामाजिक स्थिति में बहुधा शक्तियां होती हैं। भारत के करोड़ों लोग अपने धन संपत्ति बेच करके काशी जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं। तो एक तरह से यह भी साबित होता है कि हमारे देश के लोगों की जो मेन शक्ति है वह शक्ति सिर्फ आर्थिक नहीं है, सांप्रदायिक शक्ति भी है, धार्मिक शक्ति भी है। तो अंबेडकर साहब ने किस प्रकार से मार्क्सवाद का समर्थन किया और किस प्रकार मार्क्सवाद से कि साम्यवादी विचारधारा में अपने विचारधाराओं को स्थापित करने की कोशिश की। और उन्होंने बोला कि भारत में पुरोहित का शासन मजिस्ट्रेट से बड़ा होता है। यानी हमारा जो साम्यवादी मार्क्स की जो थ्योरी है वो पूरी की पूरी आर्थिक, मतलब कि आर्थिक आधार पर है, लेकिन भारत के वातावरण में मार्क्सवाद की जो थ्योरी है वह इसलिए नहीं पूर्ण रूप से लागू होती क्योंकि हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है वह जात के आधार पर नहीं है, यानी आर्थिक आधार पर नहीं है। समाज की जो व्यवस्था है वो आर्थिक आधार पर नहीं है। सारा का सारा जो ढांचा बना हुआ है समाज का वो जातियों के आधार पर टिका हुआ है। उच्च जाति का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट की विचारधारा थी, वहां पर जो सर्वहारा वर्ग है अपनी आजीविका साधन पूर्णतया केवल अपनी श्रम बिक्री करके हासिल करता है। ये सर्वहारा की बात है। सर्वहारा व्यक्ति जो होता है वह अपनी आजीविका का पालन अपना श्रम बेच करके धन प्राप्त करता है और उसी से सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो अब उसी विषय को अगर हम सर्वहारा जो समाज है, तो ये सर्वहारा समाज यूरोप के जो कंट्री हैं, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये वहाँ पर लागू होती है। लेकिन जो भारत का सर्वहारा समाज है वह ओबीसी, एससी, एसटी ही भारत का सर्वहारा समाज है। तो अब आइए हम सर्वहारा समाज की क्या स्थिति है भारत में। सर्वहारा समाज जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अनुसार औद्योगिक जो क्रांति होती है वहां से उनका जन्म होता है। लेकिन भारत में जो करीब सर्वहारा समाज है वो औद्योगिक क्रांति से नहीं जन्म लेता है। बात अंबेडकर साहब की यहीं पर समझने की बात है। उन्होंने किस अनुसार उनके किस विचारों को एक्सेप्ट करते हैं, किस अनुसार एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो सर्वहारा समाज भारत का है ओबीसी, एससी, एसटी का है और वह औद्योगिक क्रांति से नहीं जन्म लेता है, वह माँ की कोख से जन्म लेता है। क्योंकि जो सर्वहारा समाज होता है उसी का समाज में स्तर जो होता है वह निम्न स्तर का माना जाता है, यानी वो समाज में कमजोर वर्ग का व्यक्ति माना जाता है। और जो भारत की जो ये सर्वहारा समाज है, तो भारत में जब भारत में वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आई तो भारत में जो सर्वहारा समाज उसी समय स्थायित्व में आया। यानी बगैर औद्योगिक क्रांति के भारत में सर्वहारा समाज का जन्म होता है और वो भी माँ की पेट से जन्म होता है। तो मार्क्सवाद समाजवाद की स्थापना करना चाहता है आर्थिक आधार पर, लेकिन भारत में आर्थिक आधार पर कुछ भी समाज की स्थापना नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे जो देश की
सामाजिक कुरीतियां हैं वो आर्थिक आधार पर बिल्कुल नहीं है, वो जातियों के आधार पर टिकी हुई हैं। और हमारे देश की जो पूंजी का केंद्रीकरण है, अंबेडकर साहब ये लिखते हैं कि हमारे देश का जो पूंजी का केंद्रीकरण है वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार दिया गया है। इस प्रकार पूंजी का केंद्रीकरण हिंदू अर्थव्यवस्था के अनुसार हिंदू धर्म के जो उच्च वर्ग की लोग हैं वहीं पर केंद्रित है भारत की अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर जो पूंजीपति है वो सामाजिक अनुसार जो उच्च वर्ग के लोग हैं वहाँ पर केंद्रित है। तो जो समाजवादी विचारधारा है मार्क्स की, अंबेडकर साहब की विचारधारा से इस प्रकार विभिन्नता से प्रदर्शित होती है। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की जो एक चेतना है, मार्क्स की भी जो थ्योरी है वह भी ये बात को बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता स्थापित होना चाहिए, लेकिन वो वर्ग संघर्ष करा करके स्थापित करना चाहते हैं और वह आर्थिक आधार पर क्रांति लाना चाहते हैं। लेकिन आर्थिक आधार पर भारत में बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे देश का जो समाज है आर्थिक अनुसार से बिल्कुल से नहीं है। तो मैंने आपसे जो बात बताई, तो इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक और बात बताई कि जो सामाजिक समानता स्थापित करना चाहता है साम्यवादी विचारधारा, वह हिंसक, क्योंकि हमने पढ़ा है, ये समझा जाता है कि जब वर्ग संघर्ष होगा तो हिंसा होना है, और हिंसा होगी तो लोगों की जान जाएगी। तो जो समानता स्थापित करने के लिए जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो हिंसा का सहारा लेती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को अनुसरण करते थे, और जो समानता की स्थापित करने के लिए मार्क्सवाद ने थ्योरी दी वो प्राचीन काल से गौतम बुद्ध बहुत पहले दे चुके थे कि किस प्रकार सामाजिक समानता, बंधुता स्थापित हो सकती है। लेकिन जो उनकी विचारधारा थी वो हिंसा के बिल्कुल विरुद्ध थी, यानी वह अहिंसा के तौर पर समाज में समानता स्थापित करना चाहते थे। तो दोस्तों, बिल्कुल से अगर ये कहा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मार्क्स के विरोध करते हैं तो यह भी बिल्कुल गलत है। और जो ये सोचते हैं, ये समाजवादी जो विचारधारा है, तो बहुत सारे दर्शन शास्त्रियों ने समाजवादी विचारधारा को एक टोपी का नाम दिया है कि इसको जो व्यक्ति जैसे चाहता है इसको लगा करके राजनीति करना चाहता है। लेकिन जो समाजवादी विचारधारा का पूरा जो ढांचा है वो आर्थिक आधार पर है, यानी समाज की जो सारी व्यवस्था है यदि आर्थिक आधार पर टिकी हुई है तो यह वहाँ पर लागू हो सकती है। लेकिन भारत में यह सिस्टम बिल्कुल लागू नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे जो लोग आर्थिक आधार पर भारत की समानता की बात किया करते हैं तो कहीं ना कहीं ये खोखली हो जाती है कि ये जो वो क्रांति की बात करते हैं वो भी बिल्कुल गलत है। अंबेडकर को यदि मानते हैं, समानता की बात करते हैं अंबेडकर को मानते हुए, तो वो भी कहीं ना कहीं ये बात खराब हो जाती है, बिल्कुल ढांचा टूट जाता है कि आप जब तक जातियों का खत्म नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी साक्ष्य में कहा है कि ये साम्यवादी व्यवस्था भारत में तभी लागू की जा सकती है आर्थिक आधार पर जब भारत की जातियों को खत्म कर दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, वह किस प्रकार है। तो यदि साम्यवादी व्यवस्था को आर्थिक आधार पर स्थापित करना है तो जातियों को बिल्कुल से खत्म करना होगा, तभी आर्थिक आधार पर भारत के समाज को स्थापित किया जा सकता है। अन्यथा यह कोरे कागज की एक सिर्फ कल्पना है और राजनीतियाँ होती रहेंगी, एक दूसरे को लोग धोखा देते रहेंगे। किसी का पोस्टर लगा करके राजनीति करना अलग बात है, उनकी विचारधाराओं को लेकर के समाज का निर्माण करना बात अलग है। तो दोस्तों, मैं आज अपने वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा। आपने देखने में इतना जो टाइम दिया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।